गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। हम लोग डेली हिंदू रिव्यू के सेगमेंट में हम लोग डेली न्यूज़पेपर का रिव्यू करते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है एडिटोरियल में या जो फ्रंट पेज में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है हम लोग उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एनालाइज करते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट रहता है हम लोग उसको डिटेल्ड में डिस्कस भी करते हैं। और डेली इसके बाद में हम लोग एक क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं। जो भी जो हिंदू न्यूज़पेपर की जो भी रिलेवेंट करंट अफेयर्स रहती है उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उसको हम लोग क्विज में डील करते हैं। तो आप लोग इसका रिव्यू भी ज़रूर देखिए और एंड में जो क्विज सेगमेंट रहता है उसको आप लोग ज़रूर देखा करिए, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। और वहाँ से आप डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके भी आप लोग उस क्विज को देख सकते हैं। तो और जो भी नए व्यूअर्स हैं आप लोग इस चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे हमारा और हमारी टीम का मोटिवेशन बना रहे और आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट इसमें देने के लिए हम लोग और अच्छे से मेहनत कर सकें। तो चलिए, और जो भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं हमारे जो फॉर्मेट रहता है। हम लोग इस जो भी न्यूज़पेपर रहता है उसके एंड में जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरीज होती हैं और जो डिफरेंट कलर में जो मिलती है, ग्रीन कलर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। और इसीलिए आप लोग इस रिव्यू को पूरा एंड तक देखिए। और और एंड में इसमें जो इंग्लिश की वोकेबलरी रहेगी वो लोग आप लोग ज़रूर देखा करिए, क्योंकि जो वोकेबलरी रहती है वो बिना एफर्ट के आपकी हिंदू की वोकेबलरी रेडी होती रहती है। तो आपका एक एफर्टलेस काम हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग क्विज भी देखा करिए। तो इस न्यूज़पेपर में जो भी व्यूअर्स मैं उनको बता दूं कि हम लोग पूरी न्यूज़ एक एक न्यूज़ करके एनालाइज नहीं करते हैं। पर हाँ, जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ या इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स रहते हैं, कम से कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की हमारी कोशिश डेली डेली रहती है। तो आप लोग 100% हमारी टीम पे और हम मुझ पे रिलाई कर सकते हैं। आपका एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिस नहीं होगी और कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाऊँ, इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट न्यूज़ आपसे मिस ना हो। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। और आज का 26 इंडिपेंडेंस डे है। आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही आज न्यूज़पेपर हम लोग एनालाइज करते हैं। तो जो उसी सीरीज़ में जो पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो ये है, सेंटर टू रिमाइंड स्टेट्स अगेन ऑफ हाई कैडर रूल्स। आप लोग देख रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, कल के लिए बहुत बहुत सॉरी, कल थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से कल का रिव्यू मैं अपलोड नहीं कर पाया। और रिव्यू हालांकि मैंने रिकॉर्डिंग की भी थी, पर वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू एरर दिखा रहा था, उस अपलोडिंग नहीं हो पाई। उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और एक कंसिस्टेंसी मेरी तरफ से थोड़ा ब्रेक हुई है। और पर यह है कि मैंने आज पूरी कोशिश की है कि आपको टाइमली ये रिव्यू दे दूं। और चलिए आज शुरू करते हैं। फिर आगे से कोशिश करूंगा कि ऐसा काम ना हो कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो किसी भी तरीके से। और आप लोग भी प्लीज़ कंसिस्टेंसी बना के रखिए। सारे एग्ज़ाम्स जो भी हैं उसके लिए सब रिलेवेंट न्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सेंटर टू रिमाइंड स्टेट्स अगेन ऑफ आईएएस कैडर रूल्स। आप लोग बहुत दिनों से न्यूज़ देख रहे थे। हम लोगों ने एडिटोरियल भी इस पर डिस्कस किया था कि एक आप लोग याद हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। तो उसमें हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि जो सेंटर है, सेंटर बेसिकली एक डेडलाइन दी थी 25 जनवरी की सारे स्टेट्स के लिए, कि 25 जनवरी तक अपना एक प्रपोजल बना के भेजा था सेंट्रल ने, डीओपीटी ने। तो उसमें ये था कि 25 जनवरी तक सभी को अपना अपना सुझाव भेजना था सेंट्रल गवर्नमेंट का। पर वो अभी तक बहुत से स्टेट्स ने अप्रूवल दिया है, मतलब मैक्सिमम जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं तो उन्होंने तो अप्रूवल दे दिया है, कंसेंट दे दिया है। पर जो मैक्सिमम जो ओपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव के तहत उन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो बेसिकली न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ क्या है। इसमें यह है, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग विल सेंड अनदर रिमाइंडर टू स्टेट्स टू रिस्पॉन्ड टू इट्स प्रपोजल टू अमेंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रूल 1954, with which Indian Administrative Services IAS, IPS and IFS officers could be deputed to in union government and ministries without necessary taking the state government's note। आप लोग को बता दूं, थोड़ा ब्रीफ कर दूं जो भी नए व्यूअर्स हैं।
जो जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ। अभी तक जो डेपुटेशन पे जो भी नियम होता है, जो आईएएस, आईपीएस या आईएफएस, आप लोग को बता दूं कि हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज में सिर्फ 3 सर्विसेज ही आती हैं, वो ये तीनों हैं। कभी अगर आपको पूछ लिया जाए कि ऑल इंडिया सर्विसेज में, इसमें जो ऑल इंडिया सर्विसेज रहती है उसमें केवल 3 सर्विसेज रहती है। एक आईपीएस का रहता है, आईएफएस का रहता है और आईएएस का रहता है। आईएफएस मतलब कि इंडियन फॉरेन फॉरेस्ट सर्विसेज। आईएफएस फॉरेन से कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेसिकली एक और रिमाइंडर सेंट्रल भेजेगा स्टेट गवर्नमेंट्स को कि जो 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 डेट निकल गई है 25 जनवरी की, तो उसको जो है फिर से रिमाइंडर के तहत यूज़ करने का। और उसी सीरीज़ में इसमें यह है कि वही है, सारी 25 जनवरी की जो डेट थी वो निकल गई है। और इसके बाद में जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ में बस इतना ही है और जो मैंने बता दिया है। बेसिकली बस वही है कि फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि फिर से अप्रूवल के लिए डेट एक्सटेंड कर रही है, सारे स्टेट्स का कंसेंट जानने के लिए, और आगे से काम हो रहा है। अब बेसिकली एक और ये इंपॉर्टेंट, इंडिया हैज शोन अनमैच्ड रिजॉल्व इन फेसिंग कोविड-19 थ्रेट, प्रेसिडेंट। बेसिकली जो वेटनेसडे को हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने एक मतलब संबोधन में 73rd रिपब्लिक डे का जो संबोधन हुआ था उसमें बेसिकली सब ये, चूँकि सारे सेनाओं के अध्यक्ष भी हैं तो इनका कन्वोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको अंडरलाइन मैंने इसलिए नहीं किया कि इसमें नोट डाउन करने जैसा कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं थी, बस एक न्यूज़ थी इसलिए मैंने थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तो बस उन्होंने बस ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सराहना की है, प्रेज़ किया है गवर्नमेंट को, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ वर्कड वेरी इफिशिएंटली टू कंट्रोल कोविड-19 थ्रेट्स। तो यही है, बस उतना ही है थोड़ा। और अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसको आप लोग प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। जो भी व्यूअर्स हैं वो लोग जब भी न्यूज़ पेपर एनालाइज करते हैं ना, तो पेन और पेपर को एक लेकर ज़रूर बैठा करिए आप लोग, क्योंकि जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है देन एंड देयर अगर नोट कर लेंगे तो बाद में आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि जो क्विज़ वाला रहता है वो वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम चीज़ें शेयर कर लेते हैं फैक्चुअल या करंट अफेयर्स बेस्ड, बट यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ कंटेंट है तो ये अब हमारा रिव्यू में ही कवर हो पाता है। वहाँ पे क्विज़ में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करें। तो आप लोग रिव्यू में जितना हो सके उसको ध्यान से सुना करिए, काम आता है ये सब। और अच्छा, तो इसमें जनरल रावत कल्याण सिंह गेट पद्म विभूषण अवार्ड। अब ये है, आप लोग को पता होगा जो पद्म विभूषण अवार्ड है हमारा, ये हमारा स्टेट का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पहला कौन सा है, फर्स्ट सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो आपको फर्स्ट बताना है। तो ये बेसिकली पद्म विभूषण अवार्ड में जो हमारे पहले सीडीएस थे, जो अब नहीं रहे, वो जनरल विपिन रावत जी, और जो बेसिकली जो प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, दूसरे जो कल्याण सिंह हैं, ये बेसिकली मोस्ट हाईलाइटेड नेम इसलिए यहाँ दे रखा है। बाकी और भी जो नेम्स हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। पद्म विभूषण अवार्ड हमारी स्टेट का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। ये न्यूज़ में एग्ज़ाम्स में पूछता रहता है, और इसको लिख भी लीजिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि ओलंपियन ओलंपियन नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट 2021 टोक्यो पैरालंपिक्स, अवनी लखेरा एंड सिंगर सोनू निगम वेर गिवन पद्मश्री अवार्ड। तो अब पद्मश्री बेसिकली इनका कैटेगरी 3 होती है, पद्म विभूषण, फिर इसके बाद में पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। तीनों में से सबसे जो थर्ड नंबर का होता है पद्मश्री होता है। तो नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, इनका जो स्पोर्ट है जेवलिन है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, कभी भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जेवलिन में पहली बार किसी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल
इन टोक्यो बीजिंग, नॉट टोक्यो बीजिंग, इन एनी ओलंपिक। अवनी लखेरा है, सोनू निगम को आर्ट की फील्ड में मिला है। तो ये इनको बॉलीवुड की फील्ड में नहीं मिला है बल्कि आर्ट में मिला है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब यहाँ पे कई और लोग हैं जो पद्म विभूषण मिला है, तो ये आप लोग इसको देख लीजिए। सत्य नडेला है, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। और इसके बाद में सुंदरराजन पिचई, सीईओ ऑफ गूगल एंड अल्फाबेट, व रिकॉर्डेड पद्म विभूषण। ये गुरमीत, मतलब ये सारे नाम हैं, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। इसको आप लोग जो है ये हाईलाइटेड है जितना भी, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगली इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने अच्छा ये डिस्कस नहीं किया है बट ये इंपॉर्टेंट कल भी आई थी न्यूज़। बेसिकली एक पीआईएल फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। एक वकील हैं अश्विनी उपाध्याय करके, तो उन्होंने पीआईएल फाइल ये की है कि जो भी पार्टीज़ होती हैं इलेक्शन के टाइम पे, इनका काम क्या होता है कि अननेसेसरी जो भी वादे होते हैं, जो भी कमिटमेंट्स होते हैं, ये लोग करते रहते हैं, और बिना ये ध्यान में रखे हुए कि बेसिकली ये फुलफ़िल हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इनका काम बेसिकली, तो उन्होंने पीआईएल डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में ये पीआईएल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसी को पीआईएल में ध्यान रख के जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को एक मतलब रिस्पांस मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सॉट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन द कंटिन्यूड तमाशा ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिसिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इरेशनल फ्रीबीज। जैसे इरेशनल फ्रीबीज क्या होता है? जैसे कोई बोलता है कि उनको पता है कि दे आर नॉट गोइंग टू कम इन पावर दिस ईयर, सो व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट ट्राई टू अपर द लिमिट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो वो लोग, कोई बोलता है कि हम 1,000 रुपये देंगे पर वुमेन, कोई बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी फ्री करेंगे। इज इट पॉसिबल? दो वी आर डेमोक्रेटिकली फ्री बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया। कैसे पॉसिबल है? आपका इतना रेवेन्यू टैक्स आता नहीं है जितना कि आप चीज़ें फ्री कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इरेशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है बट मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला है। तो बेसिकली ये इसमें कुछ ना कुछ होना ज़रूर चाहिए। ये होता क्या है कि बेसिकली एक हमारे इलेक्शन प्रोसेस है, इसको करप्ट करता है, मतलब मेंटालिटी को, वोटर्स को फालतू को गुमराह करता है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और बेसिकली अगली इम्पोर्टेंट वही एडिटोरियल पे ही है। आज चूँकि गणतंत्र दिवस है, तो इसमें आज हमारा जो एडिटोरियल रिपब्लिक डे से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं। तो बहुत सारे आर्टिकल्स में जैसे पहला आर्टिकल है, वाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड। इसको हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो इसमें नोट डाउन करने जैसा कुछ नहीं, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक कंट्री एंड मोनार्कियल कंट्री। मतलब मोनार्की और रिपब्लिक कंट्री में डिफरेंस क्या है, इस पूरे आर्टिकल में क्रक्स यही है कि हम लोग अगर रिपब्लिक है तो इसका फ़ायदा क्या है, जो मोनार्कियल कंट्रीज़ होते हैं उनका क्या फ़ायदा है। तो बेसिकली इसका जो अगला आर्टिकल है वो भी रिपब्लिक डे से ही है, तो डेट्स एंड फिगर्स हम लोग वहाँ डिस्कस कर लेंगे कि ये लोग क्यों। अगला आर्टिकल बेसिकली वही है, वाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस रिपब्लिक डे ऑन दिस डे ओनली, मतलब 26 जनवरी। ठीक है, तो ये अगला आर्टिकल में वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें जो डिफरेंशिएशन है इस वाले आर्टिकल में वो यही है। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस मोनार्कियल और उसका रिपब्लिक का ही डिफरेंशिएट किया है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें नोट डाउन कुछ मत करिए। अगर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर करना है तो भले ही कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, आपको लगे कि आप यूज़ यहाँ वहाँ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें बस करना आपको ये है, व्हाट इज़ मीन बाय ए रिपब्लिक, सॉरी, what is mean by a republic and what is its significance, ये जो पूछा गया है। For a start, the primary collective intent behind a republic is anti-monarchical. The Greek defined monarchy as the rule of mono. Basically रिपब्लिक है, इसके ओपोजिट में, या रिपब्लिक आया था मोनार्की के ओपोजिट में। मोनार्की क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। मोनार्की आप लोग पढ़ते हुए साइंस स्ट्रीम के अगर होंगे तो मोनार्की मोनो, ठीक है।
तो मोनो का मतलब ही होता है रूल ऑफ वन, जैसे यहाँ दिया भी है। वी यूजली एसोसिएटेड विद द हेरिडिटरी रूल ऑफ महाराजा एंड, अच्छा देखिए ये सब लिखा है, ये मैं पढ़ के बाद में बता दूंगा, थोड़ा सा ब्रीफ ये कर दूं, आपका थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मोनार्की का मतलब होता है कि एक आदमी का रूल। अब एक आदमी का रूल का मतलब एक राजा हो सकता है, महाराजा हो सकता है, डिक्टेटर हो सकता है, डिक्टेटर कुछ भी हो सकता है, जो जिसके पास एक सोल अथॉरिटी होती है टू कंट्रोल ऑल द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। जैसे जुडिशरी, जुडिशरी का कोई भी फैसला होगा या लेजिस्लेचर का कोई भी फैसला होगा या क्या कहते हैं अपना जो तीसरा विंग है पॉलिटिकल, जो भी फैसला होगा, एग्जीक्यूटिव का जो भी फैसला होगा, वो सारा उस मोनार्की में ही होगा। जो भी फैसला इसका होगा कोई भी आदमी उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। तो मोनार्की का बेसिकली यही है कि एक आदमी का रूल, रूल ऑफ वन। तो इसमें बेसिकली यही दिया गया है। इसमें एक आदमी उसकी सब, जैसे कहते हैं सब पीपल टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ वन पर्सन, मतलब एक आदमी की सनक पे पूरा राज्य होता है, विम्स एंड फैंसीज। ये एक फ्रेज है इंग्लिश में, आप लोग देख भी लीजिए, कहीं यूज़ अगर करना हो तो अच्छे से कर सकते हैं। वन डे ही लाइक्स अस एंड ही गिव्स अस से ए लैंड ग्रांट, द नेक्स्ट डे ही विड्रॉज द ग्रांट एंड पुट अस इन जेल। वही है, आदमी की सनक पे अगर खुश हो गया तो उसने जागीर दे दी, अगर गुस्सा हो गया तो आपको जेल में डाल दिया। बेसिकली बस एग्जाम्पल दिया है। ये इसमें मोनार्की में ना इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी होती है ना अकाउंटेबिलिटी, कुछ नहीं होता है। ये बेसिकली मोनार्की डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें बेसिकली रिपब्लिक आ जाता है इसके ओपोजिशन में। ओपोजिशन मतलब कि इसके रिएक्शन अगेंस्ट मोनार्की इज रिपब्लिक। इंग्लिश वर्ड रिपब्लिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, वो ग्रीक से था मोनार्की, ये लैटिन से आ गया। इसमें डिसीजन मेकिंग ओपन होती है। रिपब्लिक then is associated with what we today call the republic sphere, and open space where people put forward claims about what is good for the community, what is in the, मतलब बेसिकली एक पब्लिक कॉमन जो ओपन स्पेस होता है, सभी के ओपिनियन उसमें रेस्पेक्टफुली लिए जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उन ओपिनियंस पे पब्लिक एक ओपिनियन बना सकती है। और अगर वो कोई भी सरकारी फैसला होता है, गवर्नमेंट डिसीजन होता है, तो वो जैसे फार्मर्स लॉ था, फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर्स लॉ, गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया, फार्मर्स को वो पसंद नहीं आया, फार्मर्स रोड पे आ गए, लॉ को रोल बैक करने के लिए प्रोटेस्ट कर दिया। क्या हुआ, सरकार ने फाइनली उनके जो ओपिनियन था उसका रेस्पेक्ट किया और सबको रोल बैक कर लिया। तो बेसिकली रिपब्लिक गवर्नमेंट में यह है, पब्लिक ओपिनियन का भी रेस्पेक्ट होता है। ए रिपब्लिक इज गवर्नमेंट बाय फ्री एंड ओपन डिस्कशन। Monarchy entails surrender to the arbitrary power of another person, allowing whimsical institution। बेसिकली वही है। अब इसमें यह है कि कुल मिला के गांधी जी ने स्वराज वर्ड यूज़ किया था। फॉर दिस रीजन गांधी यूज द आइडिया ऑफ स्वराज टू चैलेंज नॉट ओनली पॉलिटिकल कोलोनाइजेशन बाय द ब्रिटिश बट द कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड। अच्छा, ये इन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला कि जैसे बहुत सारे जो भी बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक सब्जेक्ट्स ऑफ, मतलब फॉर दोज हु लिव फॉर द लॉन्ग पीरियड अंडर सब्जुगेशन ऑफ अदर टेंड्स टू डेवलप स्लेविशनेस, ए मेंटल टॉर्चर डिफिकल्ट टू डिस्पेल, साइलेंस। मतलब बेसिकली जो इतने लंबे समय तक वो अगर कोई किसी के बंधन में या गुलामी में रहता है तो उसके दिमाग में एक सेंस ऑफ स्लेविशनेस आ जाती है कि वो गुलामी है, एक कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि कॉलोनियल पीरियड में मोनार्की तो नहीं थी, बट हम लोग मेंटली एक सब्जुगेट फील करने लगे थे। ठीक है, सब्जुगेशन में क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो फॉर दैट रीज़न गांधी जी यूज द आइडिया ऑफ स्वराज टू चैलेंज नॉट ओनली पॉलिटिकल कोलोनाइजेशन बाय द ब्रिटिश बट द कोलोनाइजेशन ऑफ आवर माइंड्स। जो मतलब जो पॉलिटिकली जो कोलोनाइजेशन था वो तो था ही था, बट हमारे दिमाग में जो एक अंडर कॉन्फिडेंस वाली भावना, हीन भावना हो गई थी, उसके लिए भी स्वराज वर्ड यूज़ किया गया था। तो आफ्टर ऑल टू बी ए सिटीजन इज टू बिलोंग ए पॉलिटिकली कम्युनिटी वेयर वन कैन एक्सप्रेस वन सेल्फ एंड एक्ट फ्रीली। वही है
कि अपनी आइडियाज़ और अपने जो ओपिनियंस है फ्रीली डिस्कस किए जा सके और उसको आराम से किया जा सके। अब इसमें क्या है कि जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल उसमें क्या है, डेमोक्रेटिक और प्लस रिपब्लिक दोनों ही यूज़ किया गया है। तो तो इसमें क्या है, द डिसीजन वॉज करेक्ट, इट वॉज वाइज टू कीप बोथ द टर्म्स इन द प्रियम्बल। द आइडिया ऑफ रिपब्लिक कन्वाइज दैट डिसीजन शैल बी मेड नॉट ओनली बाई ए सिंगल इंडिविजुअल बट बाई सिटीजन्स आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन इन एन ओपन फोरम। ठीक है, तो इसलिए इसमें दोनों वर्ड यूज़ किए गए हैं। अगला आते हैं द कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में अंतर क्या है। अंतर यह है कि द डेमोक्रेसी मेक्स मेक्स द रिपब्लिक इंक्लूसिव, नो वन इज एक्सक्लूडेड फॉर सिटीजनशिप। मतलब अगर रिपब्लिक है, वो ओपन स्पेस में अगर ओपिनियन डिस्कस करने की आज़ादी देता है, तो रिपब्लिक उस डेमोक्रेसी उस रिपब्लिक आइडिया को इंक्लूसिव बनाता है। तो वही है, सेम चीज़ है, वही सारे सारे कंटेंट दिए गए हैं। एट द सेम टाइम voting for practical reasons it is restricted only to choosing representatives who, मतलब बेसिकली वही है। और लास्ट में बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि जो रिपब्लिक आइडिया को जस्टिफाई करने के लिए फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको यहाँ पे एज एग्जांपल, जो थोड़ी देर में पहले 2 सेकंड पहले मैंने यूज़ किया था, वो वही है। ये हमारे एक लोकतंत्र की या गणतंत्र देश की एक खूबसूरती है कि कोई भी आइडिया को यहाँ रिस्पेक्ट मिलती है और उसको गवर्नमेंट उसको सुनती है, जो कि मोनार्की में नहीं होता है। चलिए अगला जो भी इसमें बस यही है, इसको कुछ नोट डाउन नहीं करना है। अगर आपको मोनार्की समझना है तो बस इतना समझ लिए कि मोनार्की मतलब रूल ऑफ वन, रूल ऑफ वन, बस इतना काफ़ी है। बाकी तो एग्जाम्पल्स में समझाया गया है। और चलिए अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, फॉर ए सिविक सॉलिडारिटी। अब देखिए ये जो है रिसेंटली ये न्यूज़ में है क्यों, एक आंध्र प्रदेश में चकमा हजोंग जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को बेसिकली वहाँ पे जो लोकल स्टेट वो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसको लेके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने होम मिनिस्ट्री को में एक रिपोर्ट, मतलब बेसिकली पूछा है कि इनके लिए क्या किया जा रहा है, क्या किया जाए। मतलब कि ये है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने ऑर्डर में बोला था कि जो चकमा हजांग कम्युनिटी है, जो बेसिकली ये कम्युनिटी है, उसको बेसिकली रिहैबिलिटेट किया जाए और उनको वोटिंग राइट्स दिया जाए और उनको इंडियन सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाए। अब उसके उसी के इफेक्ट में जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसने बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उससे पूछा है कि उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेके और जो स्टेट गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई भी एक्शन ले रही है स्टेट गवर्नमेंट, उसके लिए होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है। तो बस उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, पूरा लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपके पीटी या किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों ने क्विज़ में भी डील किया है इस तरह क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चकमा हजांग जो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, वो बेसिकली ये कहाँ की कम्युनिटी है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये अरुणाचल प्रदेश की कम्युनिटी है। और अच्छा, इसको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। बेसिकली ये है क्या, जो ये कम्युनिटी है बेसिकली जो ईस्ट पाकिस्तान था, उस वहाँ पे जब पार्टीशन हुआ तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था डैम का। ये बेसिकली जो कप्ताई कप्ताई डैम है वहाँ पे, उस पे प्रोजेक्ट चल रहा, तो वहाँ से रिहैबिलिटेट किए गए थे कप्ताई कप्ताई डैम। उसमें रिहैबिलिटेट करने के लिए ये लोग इंडिया में आ गए, मतलब करने के लिए नहीं, वहाँ से रिहैब बेसिकली मूव किए गए, तो यहाँ पे एज ए रिफ्यूजी इंडिया में आ गए। तो उसके बाद में बांग्लादेश बन गया, तो ये लोग तभी से अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स में ये लोग हैं। तो इनको था क्या कि यहाँ पे इनके पास कोई राइट्स नहीं थे और बेसिकली इनको एज ए रिफ्यूजी ट्रीट किया जाता था, एज ए मतलब फॉरेनर या एलियन रेसिडेंट यहाँ पे ट्रीट किया जाता था। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि सिंस फिर सुप्रीम कोर्ट यहाँ के मेन फ्रेम में आती है। मतलब ये बेसिकली जो सिंस देन दे हैव बीन वेल इंटीग्रेटेड इन विलेजेस इन द सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट।
साउथ और साउथ ईस्टर्न पार्ट्स को विलेज है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। इन 2015 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट टू ग्रांट देम सिटीजनशिप, but this had not yet been implemented. In a judgment in 1996, the court had stated that the life and personal liberty of Chakma residing within the state shall be protected. बेसिकली वही है, आपको समझ में आ ही गया होगा। 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला था अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को कि इनको सिटीजनशिप राइट ग्रांट किया जाए, बट अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया है। इसके कारण कई हो जाते हैं। कारण ये हो जाते हैं, कोई पॉलिटिकली हो जाता है, पॉलिटिकल वोट बैंक, चूँकि अब ये सिटीजन्स नहीं है तो इनका वोटिंग राइट नहीं है। तो वहाँ की कोई भी इंडिजिनियस कम्युनिटी होगी तो इनको बाहर वाला देखती है, तो वो लोग बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट उनको खुश करने के लिए इनको एज ए फॉरेनर ट्रीट करती है और इनके खिलाफ एंटी ट्राइबल वाला जो बेसिकली ये है इनके खिलाफ हमेशा स्टैंड रखती है। तो बेसिकली चीफ मिनिस्टर अनाउंसमेंट इन अगस्त 2021 दैट दे वुड बी relocated outside the state, and that step would be taken for a census for the communities was clearly unwarranted. अब 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला सिटीजनशिप के लिए, तो अभी तक वो इम्प्लीमेंट तो किया नहीं गया। बट वहाँ की जो लोकल ट्राइबल है उनको खुश करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ उनको इस बयानबाजी शुरू हो गई 2021 में कि जितने भी चकमा हजोंग जो कम्युनिटी है उनको हम लोग स्टेट के बाहर रिलोकेट करेंगे और इसके बाद में उनको देखेंगे, सेंसस कराएंगे। अब ये पूरी तरह से खराब है। द सो कॉल्ड स्टेट ड्रिवन The so-called state-driven census would have been amounted to a racial profiling of the two communities that have been subject of a antagonist and native। मतलब बेसिकली ये है कि ये पूरी तरह से एक्सेप्टेड नहीं है और उसी को लेके मतलब कि इनकी एक रेशियल प्रोफाइलिंग होगी और उनको अलग से एक मतलब एक बाहर वालों तक ट्रीट करेंगे, जिससे कि एक वहाँ लोकल कम्युनिटी में उनको लेके जो अभी तक रह रहे हैं उनको लेके एक अननेसेसरी एक एंटागोनिस्ट या एक अगेंस्ट में एक वेव बनेगी, तो वो वहाँ के लिए ठीक नहीं है पीस या लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो उसी को लेके इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल फॉर एनी स्टेट government in the northeast to balance the interest of native tribal communities and those of legitimately settled refugees and their progenies। मतलब ये बेसिकली वही है कि ये किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल नहीं है कि एक बैलेंस बना के चले कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनके बीच में और जो ये जो कम्युनिटी है जो बहुत ही रेफ्यूजी कम्युनिटी है जो वो और अपने बच्चों के साथ कई दशक से वहाँ रह रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए। बट पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव है गवर्नमेंट लोकल ट्राइबल्स को खुश करने के लिए इनको जो है एक आगे अलग से ही स्टैंड लेकर चल रही है, जिसके खिलाफ होम मिनिस्ट्री ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है। अब देखते हैं होम मिनिस्ट्री क्या करती है। और बेसिकली जो ह्यूमन राइट का जो स्टैंड है ये बहुत ही अच्छा है और इसमें देखते हैं आगे क्या होता है, हम लोग डिस्कस आगे करते रहेंगे। तो होपफुली आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा और इसमें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो चकमा आ जाऊँगा वो सब आप लोग जान लीजिए। अब अगली इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है बेसिकली ये फैक्चुअल न्यूज़ है और आप लोग पॉलिटी वगैरह पढ़ते ही होंगे तो उसमें फॉलोअप वगैरह सब दिया रहता है। ये जो हमारे ओम बिरला जी है जो हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं, तो ये उनका आर्टिकल है। तो उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि रिपब्लिक डे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या हुआ था हमारे इस समय, तो वही है। इसमें थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है और जो लोग थोड़ा सा अवेयर नहीं हैं इन चीज़ों के लिए उनके लिए बहुत ही बढ़िया आर्टिकल हो जाएगा ये। तो जो इम्पोर्टेंट बेसिकली पूरे न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं वो आप लोगों को बता दूं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप लोग बिल्कुल मत सोचिए कि जितना मैं बता रहा हूँ बस हो गया और कुछ आपको लगता है ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो जब आपको लगे बहुत पढ़ना है तो जितना हाईलाइटेड है आप उसको एक बार स्क्रॉल डाउन कर लीजिए बस। इसके अलावा पूरा पढ़ने की मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे मैं 99% पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पूरा ब्रीफली कवर कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ जो मेहनत हम लोग करते हैं उसका लाभ आप सब तक ज़रूर पहुँचे। एटलीस्ट आपका टाइम तो बचे ही बचे, जो 1 घंटा मतलब पूरा न्यूज़पेपर थॉरोली पढ़ने में लगभग 1.5 आवर लगता है। If we people are giving this 1.5 hour for you people, why you should waste your 1.5 hour if you are getting whole content in 35 to 40 minutes? बचा हुआ जो भी आपका 40-45 मिनट है आप लोग कुछ और में यूज़ करिए, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आपका कुछ मिस हो जाएगा।
अब देखिए इसमें क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इस बारे में थोड़ा न्यूज़ है, ये आप लोग जान लीजिए, इंटरेस्टिंग है। कुछ इसमें क्विज में मैंने डील भी किया, पर इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोग नोट करते जाइए। द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर असाइंड टू ए 7 मेंबर्स कमेटी। कितने मेंबर कमेटी है? 7 मेंबर कमेटी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ये वेरी इंपॉर्टेंट। कितने मेंबर्स थे? 7, अम्बेडकर को मिला के। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अंडरटुक इंटेंसिव डेलिब्रेशन ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years, 7 months and 18 days। हमारा संविधान कितने साल में बना? 2 साल 11 महीने 18 दिन में। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। कितने सेशंस हुए थे? 11 सेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन राइट इट डाउन। 11 सेशंस हुए थे जिसमें हमारा संविधान सभा में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उतनी सीटिंग्स में तैयार हुआ था। इंडिया टुक शेप विच वॉज देन अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949। हमारा संविधान कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। जनवरी 26, 1950 वॉज द मोमेंटस डे व्हेन एट लास्ट डिकेड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर ट्रू स्वराज। बेसिकली 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया गया था। कुछ चीज़ें 1949 में लागू की गई थी, मैक्सिमम चीज़ें 1950 में लागू की गई थी। तो बेसिकली आप लोगों को पता ही है, आप लोग हिस्ट्री अगर पढ़ते होंगे तो 26 जनवरी बेसिकली चुना ही इसीलिए गया था क्योंकि 1929 में हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने रावी नदी के तट पे हमारा उस पूर्ण स्वराज की मांग की थी और अपना तिरंगा झंडा फहराया था, मतलब जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था। तो इसीलिए 26 जनवरी को हमारा स्वराज के कारण 26 जनवरी को लिया गया। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया एक्टेड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है। Our Constituent Assembly had performed the functions of the Provisional Parliament of India in the interval between the time our constituent, मतलब बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट जो enforced the day when the national parliament was formed, the first general election। मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया और जो इलेक्शन के बाद में गवर्नमेंट बनी गई, तो उस समय तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी फंक्शन में थी, क्योंकि जब सरकार बनेगी तभी तो पार्लियामेंट का गठन होगा। तो जब तक सरकार नहीं बनी थी तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली काम कर रही थी। ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो पहली सरकार जो चुन के आई थी 1952 में चुन के आई थी। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि May 13, 1952 वॉज द हिस्टोरिक डेट व्हेन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड फर्स्ट लोकसभा रिप्रेजेंटिंग, मतलब पहली जो लोकसभा जो हुई थी उसकी जो पहली इलेक्टेड लोकसभा की बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है। तो ये है बेसिकली, बाकी तो कहानी है सब। और अच्छा, इस तरह की देखिए न्यूज़ के बारे में मैं आपको बोल रहा था कि जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दूं कि जो भी इस कलर में जो न्यूज़ रहती है इसका मतलब बेसिकली ग्रीन कलर का मतलब ही यही है कि जो वोकैब है इंग्लिश की वो सारी हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं, जो हाईलाइटेड वोकैब्स है उनको। तो चलिए, ये आर्टिकल तो हो गया, होपफुली आप लोगों ने सब नोट डाउन कर लिया होगा और जो मेन मेन है वो हमारी क्विज़ में कवर हो जाएगी। अच्छा, ये देखिए मुझे थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिली थी इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने बेसिकली, आजकल चल रहा है कि जो नेट ज़ीरो एमिशन का वो हर देश का सबका अलग अलग एक डेडलाइन डिसाइड की हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया ने नेट ज़ीरो एमिशन के लिए कौन सी डेट अनाउंस की है, तो उसका आंसर 2070 होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, 2070 ही है। तो ये हम लोगों ने क्विज़ में कवर किया है, बट जो लोग यहाँ देख रहे हैं वो लोग यहाँ पे अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से मिल जाएगा। इंडिया की जो डेट है वो 2070 है। अच्छा, एक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो शौर्य चक्र होता है, द थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है। ठीक है। तो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है शौर्य चक्र। इसी ये इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, थर्ड हाईएस्ट अवार्ड होता है। इसी में जो मतलब किनको किनको मिला ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हाईलाइट नहीं किया मैंने। तो आप लोग निश्चिंत होकर इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है इसलिए मैंने यहाँ कवर कुछ भी नहीं किया है, फालतू का टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है। अब
जो बेसिकली ये वर्ल्ड वाले पे आ जाते हैं, इस पे भी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये नाटो और यूक्रेन क्राइसिस को लेके मतलब बेसिकली ये न्यूज़ में आ रहा है। तो कल आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि जो नाटो है उसने क्या किया, रशिया के काउंटर में अपने जो अ, वहाँ की जो क्या कहते हैं मिलिट्री है, इसको स्टैंड बाई में कर दिया है, प्लेन जेट्स को। अब बेसिकली रशिया वहाँ पे क्या कर रहा है, एक अपना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज। तो अब रशिया का वही स्टैंड है कि मतलब अननेसेसरी जो यूएस और नाटो है उसकी वजह से जो रीजन है उसमें एक अशांति फैल रही है यूएस के कारण। वही एक ब्लेम गेम है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग अगर इसको डेली पढ़ रहे होंगे तो बट ठीक है, इंटरेस्ट के लिए फ़िलहाल ठीक है, एक आर्टिकल हम लोग इस पर डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो बेसिकली ये है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, कि बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। तो इसमें बेसिकली पहले मैंने ये आर्टिकल इसको पूरा देखा, तो इसको देखने के बाद फिर इसको हाईलाइट मैंने कर दिया था। फिर ये सारा पढ़ने के बाद में मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ लगा नहीं इसमें खासकर। और बाकी फिर मुझे लगा कि ये जिस्ट जो भी दे रखा है, ये बेसिकली इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए, इसमें नोट्स नहीं बनाना है आपको। इसमें डेट हम पुरानी क्विज़ में हम लोग डेट इसकी कवर कर ही चुके हैं कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हमारी कंडक्ट होती है 29 जनवरी को। इम्पॉर्टेंट है। जनवरी 26 को हम लोग कवर करते हैं क्या, रिपब्लिक डे। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती बेसिकली ये है कि बीटिंग रिट्रीट इज ए centuries old military tradition going back to the days when troops disengaged from battle at a sunset। मतलब जब युद्ध होते थे, ये बहुत ही सेंचुरीज ओल्ड ये बेसिकली प्रथा है। ये देखिए, जैसे बीटिंग रिट्रीट, बीटिंग रिट्रीट इज़ ए सेंचुरीज ओल्ड मिलिट्री ट्रेडिशन गोइंग बैक। अच्छा, वही जो मैंने पढ़ा। बेसिकली जब युद्ध विराम हो जाता था तो एक म्यूज़िक बजता था जिससे कि जो भी मिलिट्री या जो भी ट्रूप्स होती थी वो अपने अपने खेमे में वापस आ जाती थी। तो उस प्रक्रिया को ही बीटिंग रिट्रीट बोलते हैं। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है कि इंडिया में जो बीटिंग रिट्रीट बनाई जाती है उसमें क्या करते हैं कि अपने जो ध्वज होता है उसको, द सेरेमनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाई लोअरिंग ऑफ फ्लैग एट डस्क। झंडे को हम लोग झुका देते हैं। ए सीरीज ऑफ लाइट्स इल्यूमिनेटेड द आउटलाइन ऑफ द राष्ट्रपति भवन नॉर्थ ब्लॉक। मतलब जो लाइट्स होती हैं उसको इल्यूमिनेट करते हैं, पहले बल्ब होते थे वो करते थे, अब एलईडी होती हैं तो एलईडी करते हैं। दिस ईयर द हाइम अबाइड विद मी, ये बेसिकली जो अबाइड विद मी जो हाइम होती थी ये क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड है। 1950 से ये चल रही है, आज़ादी के बाद से। बट रिसेंटली अभी न्यूज़ में इसलिए है कि विद ये इस म्यूज़िक को ड्रॉप कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने कर दिया। और उसकी जगह किसने ले ली है, ए मेरे वतन के लोगों ने। ये किसने कंपोज किया, श्री रामचंद्रन ने। तो अबाइड बाय मी, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जो म्यूज़िक है उसको ड्रॉप किया गया है। अबाइड बाय मी इसका राइट आंसर है, अवॉइड विथ मी, सॉरी। तो इसको आप लोग ज़रूर ज़रूर जानिए कि ये आपकी न्यूज़ में कभी भी पूछ सकते हैं। और इसकी जगह आपको कौन सी ली गई है, ए मेरे वतन के लोगों ली गई है। अब इसको जो अंडरलाइन मैंने किया गया है, तो इसमें बेसिकली बस उतना ही है कि जो म्यूज़िक है, पहले जो ओल्ड ट्रेडिशंस होता था जैसे वो सिर्फ ज़रा सा बजता था, ज़रा सा म्यूज़िक। लेकिन अब जैसे जैसे हमारा आर्म फोर्सेस हैं और ज़्यादा अपग्रेड हो रही हैं, तो अब CAPF का या दिल्ली पुलिस का बैंड यूज़ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इसलिए छोड़ दीजिए। और बेसिकली रिट्रीट आप समझ गए होंगे 29 जनवरी को मनाते हैं। चलिए दोस्तों, ये आज के लिए न्यूज़पेपर में इतना ही है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कवर कर दी है, और जितना मैंने बोला है ये सफिशिएंट है। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि और आपको पढ़ना है तो बस जो हाईलाइटेड है उसको बस आप देख लीजिए, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अगला सेगमेंट है अब हम लोग जो डेली इंग्लिश वोकेबलरी वाला करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जो हमारा वोकेबलरी वाला सेगमेंट है उसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो न्यूज़पेपर के बाद में जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी होती है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं तो उनके लिए बता दूं कि जो भी हम लोग हाईलाइट करते हैं वहाँ पे वर्ड्स को, वो यहाँ लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज़ में जो पहला वर्ड है वो है डिस्टॉर्टिंग। डिस्टॉर्टिंग कहते हैं डिस्टॉर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, डिस्टॉर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, विकृत बनाना। डिस्टॉर्टिंग का मतलब है तोड़ मरोड़ के पेश करना। अगला जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट मतलब जैसे ना वाइब्रेंट फंक्शन, जीवंत समारोह कहते हैं, वाइब्रेंट सेरेमनी। तो जीवंत मतलब लाइवली होता है, जिसमें एनर्जी होती है, स्प्लेंडर्ड होता है सब कुछ। अगला इंपॉर्टेंट है प्रोजनी। प्रोजनी का मतलब होता है संतान या बच्चे। ये हम लोग जो एडिटोरियल पढ़ रहे थे
उसमें जो संतान या बच्चे वाला जो चकमा हिजोंग वाला आर्टिकल था उसमें यूज़ किया गया। प्रोजनी मतलब संतान। अनवारंटेड मतलब अनुचित। अनुचित मतलब कोई भी अनवारंटेड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, अनवारंटेड एक्शन ऑफ फार्मर्स, तो ये उसका मतलब अनुचित होता है। अगला जो इम्पोर्टेंट है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब जनसांख्यिकी। मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं जो हम लोग, जैसे डेमोग्राफिक यूज़ करते हैं तो ये सब वर्ड वहाँ से लिए गए हैं। तो बेसिकली आज के लिए 5 इंपॉर्टेंट जो वोकैब हैं वो उनमें से उसी सीरीज़ का ये 5 वोकैब है। तो आप लोग बिल्कुल भी डेली के 5 जो वर्ड्स होते हैं उनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आप एक दिन देखेंगे आपके पास एक बहुत अच्छी वोकेबलरी का कलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।